बिना शिक्षा के कॉमन सेंस या विवेक होना, शिक्षा प्राप्त करके भी कॉमन सेंस या विवेक न होने से हजार गुना बेहतर है। रॉबर्ट ग्रीन इंगेरसोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का आर्टिकल अर्थव्यवस्था पर है और के शेफ वृद्धि को लेकर है। अजय जोशी जी का ये आर्टिकल है और इन्होंने बहुत ही शानदार आर्टिकल लिखा है। इसमें ये मेन मुद्दा इन्होंने जो बनाया है वो मतलब अमीरों के और अमीर होने और गरीबों के और गरीब होने के मुद्दे को लेकर इन्होंने पूरा एनालिसिस किया है। इसमें इन्होंने आईआईपी को आधार बनाते हुए ये बताया है कि किस तरीके से देश में आईआईपी में वृद्धि हुई है और इसके पीछे जो निहित कारण हैं, जैसे कि असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और सरकारी नौकरियां, बेरोजगारों की संख्या, इन सभी को सम्मिलित करते हुए एक बेहतर विश्लेषण इन्होंने आर्टिकल लिखा है। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आएगा। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें ये लिखते हैं कि कोरोना के चलते 2020 से 22 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्ष 2022 के अंत से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हुआ। इस महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कुछ अर्थशास्त्री अंग्रेजी अक्षर के आकार की वृद्धि मान रहे हैं, जिसमें अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब। अगर हम के अक्षर की कल्पना करें तो इसमें दो रेखाएं नजर आती हैं। एक रेखा ऊपर की तरफ जाती है तो दूसरी रेखा नीचे की तरफ। अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी अक्षर के की वृद्धि यह बताती है कि इसमें कुछ उद्योग और व्यवसायिक समूह ऊपर उठ रहे हैं, जबकि अन्य नीचे की ओर जा रहे हैं, संघर्ष करते लग रहे हैं। इस वृद्धि में मोटे तौर पर पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार होता प्रतीत होता है, जबकि इस सुधार का सभी क्षेत्रों पर समान रूप से प्रभाव नहीं रहता। इसमें कुछ क्षेत्र ठीक हो पाते हैं, जबकि अन्य को संघर्ष करते रहना पड़ता है। इसमें संगठित क्षेत्र आगे बढ़ता है तो असंगठित क्षेत्र पीछे बना रहता है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोरोना काल के बाद जहां समाज के संपन्न वर्ग द्वारा अधिक खर्च करने के कारण महंगे सामान की मांग में वृद्धि हुई है, वहीं आम जन की जरूरत की वस्तुओं की बाजार की मांग में कमी आई है। हालांकि सरकार और कई आर्थिक विश्लेषक के आकार की वृद्धि के विचार को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक वृद्धि हो रही है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी में यह विभाजन स्पष्ट नजर आता है। इस सूचकांक यानी कि इंडेक्स में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि दरों का मापन किया जाता है। वित्त वर्ष 2014 में आईआईपी 3.3% था, जो वित्त वर्ष जनवरी 2024 में बढ़कर 5.5% हो गया। इसमें वृद्धि मुख्य रूप से सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास हेतु किए जाने वाले खर्च, जो कि मुख्य रूप से इस्पात और सीमेंट आदि के मांग में वृद्धि के कारण हुई है। उपभोक्ता आधारित उद्योग जैसे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ जैसे खाद्य, परिधान, किराना आदि में बढ़ोतरी की दर कम हुई है या घटी है। असंगठित क्षेत्र महामारी के पहले के कारोबार वाली स्थिति में अब भी नहीं पहुंच पाया है, यह लगातार गिरावट की ओर है। दोस्तों, इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि जो आईआईपी में ये जो 3.3 से 5.5 तक उधार 10 वर्षों में आया है, इसके पीछे मुख्य वजह सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे पे यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर खर्च करना शामिल है, जिसके कारण ये आपको उछाल देखने को मिल रहा है। और इसी बात पे इन्होंने ये किया है। और साथ में ही इन्होंने ये भी बताया है कि जो खराब होने वाली गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं उसके मांग में कमी आई है।
इसमें ये आगे लिखते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भीषण गर्मी और मानसून में देरी की वजह से रोजगार के लिहाज से जून 2024 का महीना असंगठित क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं रहा। खरीफ फसलों की बुआई सीजन की शुरुआत में रोजगार की उम्मीद में 70 लाख से अधिक लोग जून में श्रम बाजारों में शामिल हुए, लेकिन उनमें अधिकांश को निराशा हाथ लगी। दोस्तों, यहाँ रुक कर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो जून का महीना होता है हर एक साल, उस टाइम में खरीफ की फसल की रोपाई का टाइम होता है, रोपनी का टाइम होता है, या फिर इसके जो सीविंग का टाइम होता है। और इस टाइम में जितने भी जो गांव हमारे क्षेत्र जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग श्रम बाजार में आते हैं, जहां पे दैनिक रूप से मजदूरों को लगाया जाता है इन खेतीहर कामों के लिए। जैसे पंजाब, हरियाणा, आपने सुना होगा कि लोग गांव से उठकर पंजाब, हरियाणा और तमाम ऐसे जगह पे उठ के जाते हैं जहां पे रोपनी के कार्य होते हैं, यानी कि धान की रोपाई और अदर खरीफ फसल की रोपाई जब शुरू होती है तो इसी को उन्होंने ये किया है। तो इसमें ये लिख रहे हैं कि रोजगार की उम्मीद में 70 लाख से अधिक लोग जून में श्रम बाजार में शामिल हुए, लेकिन उनमें अधिकांश को निराशा हाथ लगी। श्रम बाजार ने उन्हें जोड़ने के लिए अधिकतर रोजगार पैदा करने के बजाय विद्यमान रोजगार में भी कटौती कर दी। इससे रोजगार ढूंढने वालों की संख्या और बढ़ गई। इसी प्रकार लगभग 90 लाख छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर, जिनमें कृषि मजदूर भी शामिल थे, श्रम बाजार से बाहर हो गए। इसमें बता रहे हैं कि श्रम बाजार में काम नहीं था और इवन की जितना रिक्वायर्ड काम था उससे भी एस्टिमेट जो लगाया जाता है उससे भी कम काम हुआ, और जिसके कारण जो आए थे वो और जो पहले से थे वो दोनों मिलकर एक अलग भीड़, वही आंकड़ा ये दे रहे हैं कि 90 लाख छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर इसमें शामिल हैं जो श्रम बाजार से बाहर हो गए। इसमें आगे लिखते हैं कि देश के असंगठित श्रम बाजार में कोरोना काल के बाद भारी उतार चढ़ाव आया। इसकी दिशा अधिकांशतः नकारात्मक ही रही। जून 2024 में असंगठित क्षेत्र की दृष्टि से काफी मुश्किल भरा महीना रहा। इस अवधि में असंगठित क्षेत्र में कुल रोजगार में 28 लाख की गिरावट देखने को मिली और बेरोजगारों की संख्या करीब 1 करोड़ बढ़ गई। इससे देश के बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 9.2% तक पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भीषण गर्मी के कारण रोजगार के लिहाज से निर्माण क्षेत्र को भी बड़ा झटका लगा। इस क्षेत्र में जून में 1.7 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। यह चिंताजनक है कि इस क्षेत्र में मार्च 2024 से ही रोजगार में गिरावट आ रही थी। व्यवसायिक क्षेत्र में भी रोजगार में 50 लाख की गिरावट रही। इस नुकसान का अधिकांश असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र की तुलना में संगठित क्षेत्र में नौकरियां जबकि बढ़ी हैं। दोस्तों, आपको याद होगा पहला पैराग्राफ की के शेप वाले जो ग्रोथ होता है उसमें संगठित क्षेत्र ग्रोथ करता है और असंगठित क्षेत्र डीप डाउन होता है, यानी कि नीचे की ओर जाता है। उसी पे ये बता रहे हैं। जून रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र के तुलना में संगठित क्षेत्र की में नौकरियां बढ़ी हैं। जून 2024 में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 28 लाख बढ़ गई। यह वृद्धि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हुआ है। संगठित क्षेत्र में पैदा हुए रोजगार को लेकर EPFO द्वारा जारी पिछले 4 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2019-20 से 22-23 के दौरान 4.86 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े। SBI रिसर्च ने अपने आंकड़ों में बताया कि दोबारा नौकरी पाने वाले या फिर से EPFO में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 2.27 करोड़ रही। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 8.23 लाख नए कर्मचारी नई पेंशन स्कीम से जुड़े हैं। इसमें राज्य सरकारों के 4.64 लाख, गैर सरकारी क्षेत्रों के 2.30 लाख और केंद्र सरकार के 1.23 लाख कर्मचारी जुड़े हैं। इस प्रकार EPFO और NPS से जो आंकड़े मिले हैं उनके अनुसार संगठित क्षेत्र में 5.2 करोड़ से ज्यादा
रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इनमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 27% है। रोजगार में कमी और वृद्धि के साथ आय में असमानता भी के आकार की वृद्धि की अवधारणा को बल देती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के विश्लेषण में पता चला है कि कंपनी जगत, जिसमें उच्च आय श्रेणी के शीर्ष 50% का प्रतिनिधित्व है, उसमें वित्त वर्ष 2022 में आय 11.6%, तो वित्त वर्ष 2023 में 10.7% बढ़ी है। लेकिन कम आय श्रेणी वाले कृषि, ग्रामीण मजदूरों और शहरी क्षेत्रों के कुशल कामगारों की मजदूरी में या तो कोई वृद्धि नहीं हुई है या घट गई है। शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी वित्त वर्ष 2022 में 3% घटी है और वित्त वर्ष 2023 में 0.55% की कमी आई है। कृषि आय, जो ग्रामीण मजदूरी का आईना होती है, वह भी वित्त वर्ष 2022 में 3.4% घटी है और वित्त वर्ष 2023 में मात्र 1% बढ़ी है। दोस्तों, ये रोजगार को लेकर जो आंकड़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी यहाँ इन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो शहरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिक जो होते हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी दर में किस प्रकार गिरावट आई। और वहीं पे एक तरफ हम लोग देखते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में जो जो कंपनी उच्च आय श्रेणी वाले जो होते हैं, उनके में किस तरीके की 11.6% और 10.7% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये आंकड़े आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी में ये आगे लिखते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगार के आंकड़ों और विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों में उपभोग उत्पादों की मांग में कमी और वृद्धि से मोटे तौर पर यही लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में के आकार की वृद्धि की दिशा में है। लेकिन अगर हम समग्र रूप से स्वाधीनता के 77 वर्षों में अर्थव्यवस्था की दिशा का अध्ययन करें तो देश में अमीर लोगों के और अमीर होने और गरीब लोगों के और गरीब होने की स्थिति आजादी से लेकर आज के दौर तक बनी हुई है। सभी सरकारों ने इस खाई को पाटने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बढ़ती आबादी और देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में यह खाई आज तक बनी हुई है। इस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उद्योग जगत और सभी हितधारकों के मिले जुले गंभीर प्रयासों की जरूरत है। तभी अर्थव्यवस्था स्वस्थ विकास की दिशा में अग्रसर हो सकती है और गरीब तथा अमीर के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।